एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच में हुई बातचीत को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों ने जमकर विरोध किया, नारे लगाते हुए वापस लौटाया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि हंगामेदार रहा संसद का बीते दिन भी सत्र, 2 दिनों के लिए संसद की कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे संसद भवन की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने किसानों की मांगों को लेकर भारत सरकार के द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार कर दिया है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे जासूसी कांड में क्या नया मोड़ सामने आया है। और इसी के साथ में दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जो साफ तौर पर सफेद झूठ कहा जा सकता है। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं और एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के एक बड़े नेता ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद कहा कि किसान कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। कोई भी प्रदर्शनकारी किसान संसद पर नहीं जाएगा। मानसून सत्र चलता रहेगा। आपको बता दें कि संसद से चंद कदम दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि 22 जुलाई से प्रत्येक दिन किसान 200 की संख्या में पहचान पत्र लगाकर सिंगू बॉर्डर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने के लिए जाएंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में 40 से अधिक किसान संगठन है और सभी के 5-5 किसान 22 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में संसद से चंद कदम दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचित किया गया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। हम 10 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर बैठेंगे। कोई भी संसद नहीं जाएगा और किसी भी नेता को जगह नहीं दिया जाएगा विरोध प्रदर्शन के दौरान। यानी कोई भी किसान नेताओं के इस विरोध के दौरान जो राजनीतिक पार्टी का कोई नेता है उसको मंच पर जगह नहीं मिलेगी और किसानों के आंदोलन में वो शामिल नहीं हो पाएगा। इस तरह से किसानों ने पूरे मामले को लेकर पुलिस को जानकारी देते हुए ये बातें बताई है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तो इजाजत नहीं मिली है, लेकिन किसान आंदोलन पूरी तरह से इस बात को लेकर निश्चित है कि जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। और इस दौरान एक और अपडेट की माने तो पंजाब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को लुधियाना में अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना के नवा शहर गए थे, लेकिन किसानों ने उनके स्वागत में काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि नवा शहर के भगत सिंह मार्ग पर किसानों ने उन्हें काले झंडे दिलाए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का एक दल आंदोलन कर रहा है और इस दौरान कई सारे नेताओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। और नाराजगी केवल इस बात को लेकर है कि सरकार के विरोध में एक मजबूत विपक्ष दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण सरकार इस तरह के कानून लेकर आ जाती है और किसानों को विरोध करना पड़ रहा है। और तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों से भी काफी नाराजगी है। और एक और अपडेट की माने तो हम हंगामेदार आदमी लग रहे हैं जो बवाल काटेंगे। राकेश टिकैत ने बयान दिया है। संसद का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हो गया है। मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से बार बार स्थगित करनी पड़ी। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान भी 22 तारीख यानी कल संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम कोई हंगामेदार आदमी नहीं है जो हंगामा काटते फिरेंगे। हम तो किसान है। जंतर मंतर का मतलब है संसद भवन। हम वही मंच लगाकर बैठ जाएंगे, वह तो हमारा पुराना ठिकाना है। टिकैत ने कहा कि 22 तारीख को 200 लोग जाएंगे, वहाँ पर जाकर बैठकर अपनी बातें कहेंगे। 26 जनवरी की बात को याद दिलाते हुए टिकैत से सवाल पूछा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो 25 लाख आदमी थे, तब भी कुछ नहीं किया था और हम तो यह कहकर जा रहे हैं कि 200 लोग ही केवल जाएंगे, बस में जाएंगे और जब ट्रैक्टर लेकर जाएंगे तब भी बताकर जाएंगे, उसकी भी तैयारी कर लेंगे। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन संसद भवन के सामने नहीं बल्कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन देगा। और इस दौरान दोस्तों संसद भवन की सुरक्षा को लेकर सड़क से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से तय की गई है। ट्रैक्टर न घुसने देने को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने कोरोना पर बुलाई गई प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक से बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि ये जानकारी इसलिए बड़ी है क्योंकि अकाली दल ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक का हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिस पर राज्यसभा के विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सेंट्रल हॉल में प्रेजेंटेशन हो, सभी सांसदों के सामने प्रेजेंटेशन हो ताकि अपने क्षेत्रों में लोगों को जाकर जानकारी दे सके। वहीं पर अकाली दल ने प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री की कोविड को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि किसानों को लेकर मीटिंग नहीं बुलाई गई, तब तक प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि एक और सरकार बुरी तरह से जासूसी के मामले को लेकर फंस गई है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक ऐसी बात कही गई है जो साफ तौर पर सफेद झूठ को फैलाने वाली बातें हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु दूसरे कोविड लहर में नहीं हुई। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो ये जानकारी दी गई है उसके बाद से विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को सबसे पहले कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए था जिन लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है और रिपोर्ट में भी इस बात को कह दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके पास जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिना ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं हुई है। सरकार के इस बयान के बाद से काफी ज्यादा इस पर लोगों की नाराजगी है। आपको बता दें कि तकरीबन 9000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड दूसरे कोरोना के लहर के दौरान बढ़ गई थी, जो इससे पहले केवल 3000 मैट्रिक टन हुआ करती थी। यानी अचानक से ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि यह सीधे तौर पर एक शर्मनाक बयान है और ऐसे में जिन लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है और पूरे देश की जनता ने देखा है उन सभी के लिए ये सरकार की तरफ से बोला गया शब्द उनके अपमान के जैसा है। और ऐसे में दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी की माने तो कर्नाटका के अंदर सीएम को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। शिवशंकर रप्पा ने येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर बयान दिया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने पद से तथाकथित हटाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें पैदा हो गई है। सीएम को अब एमबी पाटिल के बाद कांग्रेस पार्टी के एक और अन्य विधायक का समर्थन मिला है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए शिवशंकर रप्पा ने भारतीय जनता पार्टी आला कमान से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि येदियुरप्पा सीएम बने रहे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पद से हटने के लिए मजबूर किया गया तो सीएम के साथ एकजुटता के साथ खड़े हो जाएंगे। स्वयं लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शिवशंकर रप्पा अखिल भारतीय वीर शैव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में उन्होंने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। कुल मिलाकर येदियुरप्पा अपने समुदाय को एकजुट कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सरकार ने संसद में बताया कि पेगासस जिससे जासूसी का मामला सामने आया है उस पूरे मामले को लेकर कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब दुनिया भर के कई सारे देशों के अंदर पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, विपक्षी पार्टी के नेताओं और यहाँ तक कि बड़े बड़े पब्लिक फिगरों के फोन में जासूसी की गई और ऐसे में सरकार ही केवल इस तरह की जासूसी कर सकती है। इस खुलासे के बाद कम से कम मोदी सरकार को जांच करानी चाहिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार के इतर फ्रांस की सरकार ने मीडिया कर्मियों की जासूसी को लेकर किए गए खुलासे पर एक पॉजिटिविटी दिखाई है और सरकार की तरफ से जासूसी को लेकर जांच की बात कही गई है। फ्रांस की जांचकर्ताओं ने 10 विभिन्न आरोपों को लेकर इस पूरे मामले पर जांच आयोग बिठाया है। इससे ये पता चलेगा कि आखिर पेगासस मालवेयर के जरिए प्राइवेसी में कैसे सेंध लगाई गई है। लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार इस जासूसी को खतरा मानने को तैयार ही नहीं है और इस पूरे मामले की जांच कराने को तैयार ही नहीं है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर जासूसी में जो पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2019 के अंदर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस सरकार गिराने में सबसे बड़ा योगदान निभाया गया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2019 के अंदर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के निजी सचिव के फोन नंबर पर संभावित तौर पर हैकिंग करके टारगेट बनाया गया था। यानी कुल मिलाकर द पेगासस प्रोजेक्ट में ये एक और खुलासा हुआ है जहां पर सरकार गिराने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जासूसी का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और इस पूरे मामले पर क्या जांच होनी चाहिए, क्या सरकार को जांच करवानी चाहिए या फिर विपक्षी पार्टी को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े संस्थानों के बड़े बड़े जज तक को इस तरह से निशाना बनाया गया और उनके प्राइवेसी को भंग करते हुए जबरदस्त तरीके से जासूसी की गई है, जिसकी कड़ी आलोचना करना काफी नहीं है। इस पूरे मामले पर जांच के साथ साथ उन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इसके पीछे में है। और एक और अपडेट की माने तो विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी का नाम खराब नहीं किया है बल्कि भारत की इमेज नरेंद्र मोदी के काम से खराब हुई है। रवीश कुमार की तरफ से ये जानकारी, ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस मसले पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने मोदी सरकार का नाम बदनाम नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यों, उनकी सरकार के कार्यों की वजह से ऐसा हुआ है। मोदी सरकार और उसके समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि विदेशी मीडिया ने भारत की छवि को बर्बाद कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब नरेंद्र मोदी की तारीफ कोई अंतर्राष्ट्रीय
मीडिया कर देता है तो यही बीजेपी के लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं और प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताने लगते हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड मिल जाए जिसका नाम किसी ने सुना नहीं था तो उसकी तारीफ में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेशन करते हैं। लेकिन ये बड़ा खुलासा जो हुआ है जिसमें दुनिया भर के प्रसिद्ध मीडिया हाउस ने सरकारों की कलह खोल दी है, उसके बाद से सरकार इस पर जांच कराने को तैयार ही नहीं है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो संजय निषाद ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि निषाद समाज की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज में रोष के कारण पंचायत चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। निषाद की उपेक्षा करना आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हार का सबब बन सकती है। आपको बता दें कि निषाद समुदाय की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। संजय निषाद अपने बेटे को मंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि उनके बेटे को मंत्री बना देने से निषाद समाज का क्या भलाई होगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से ही उनको मंत्री क्यों बनवाने हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी पार्टियां अलायंस में हैं सभी अपने अपने लिए पदों की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के नेता उनका सहयोग लेने के बाद उनसे किया गया वादा पूरा नहीं कर पा रहे। एक और अपडेट की माने तो अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की तरफ से स्पेस ट्रेवल किया गया है। स्पेस यात्रा पूरा कर धरती पर लौट गए। 11 मिनट की सैर के बाद दुनिया को मिला एक अनोखा आविष्कार, यानी अब अमेरिका उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पर लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो जासूसी कांड के समर्थन में उतरी कंगना रनावत, कहा राजा को अपनी प्रजा की जासूसी करने का पूरा हक है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कंगना रनावत अपने पुराने बयानों की तरह फिर से बयान देती नजर आई, जिस बयान में न तो तर्क दिखाई देता है और न ही सत्य दिखाई देता है, क्योंकि सरकार का काम जासूसी करना केवल उसी मामले में ठीक है जब देश की सुरक्षा का मामला हो, ऐसे मामले में नहीं जहां पर अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मामला हो। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी होगी। प्रतिष्ठा का सवाल बने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की बड़ी जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नए संघीय मोर्चा की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। क्षेत्रीय दल, पार्टी के घटक, छोटे बड़े राजनीतिक परिवार सभी इस बात पर चर्चा करने लगे हैं और राजनीतिक गठजोड़ और यहाँ तक की सुर्खियां बटोरने लगी है। फोटो खिंचवाने के नए नए मौके दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की तरफ से नई तैयारी की जा रही है जिसमें गठबंधन क्षेत्रीय दलों का होगा और साथ ही साथ भारत के हर राज्य के क्षेत्रीय दल एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विविधता के कारण वास्तव में भारत का अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य है और इसी के कारण क्षेत्रीय स्वरूप में जातीय हित भारतीय चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी के जनादेश में फ्लोटिंग वोट माने जाते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को बड़ी मेहनत से बीजेपी ने अपने साथ में रखा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नई तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी सबसे सेंटर में होगी और सभी क्षेत्रीय पार्टी जिनका अपने अपने क्षेत्रों और अपने अपने समाज के अंदर आधार है उन सभी को कांग्रेस पार्टी के सेंटर से जोड़ा जाएगा और कुल मिलाकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए 1990 के समीकरण के साथ में सामने आएंगे, क्योंकि 1990 में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आज है कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी और उस दौरान सभी क्षेत्रीय दलों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस को चुनौती दी थी और ऐसी ही चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इस दौर में देने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चर्चाएं की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी आएगी। एक और अपडेट के माने दोस्तों तो आजम खान की सेहत बिगड़ने के बाद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले जल्द सेहतमंद होकर वापस लौटेंगे, हम ऐसी दुआ करते हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलने के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से चर्चा की और कहा कि हम सब उनकी जल्द से जल्द सेहतमंदी की दुआ करते हैं और कई घंटे तक बैठे रहे। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो मौलाना के नाम से हिंदू लड़कों को फंसाए जाने का एक फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह के मैसेज चलते हैं जो समाज के अंदर विद्वेष फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और यही एक बड़ा कारण है। और एक और फेक इसी तरह की मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलवी मुस्लिम लड़कियों से कह रहे हैं कि वे हिंदू लड़कों को प्रेम जाल में फंसाए और उनको कहे कि बीजेपी को वोट ना दे। इस तरह के पोस्ट सामने आने के बाद यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन सभी लोगों ने भी इसे शेयर करते हुए सच बताया। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि जब इसकी जांच की गई तब पाया गया कि यह पूरी तरह से एक फर्जी है और समाज के अंदर विद्वेष फैलाने के लिए इस तरह के ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करके ये मैसेज दिए जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इन सभी मामले का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक और अपडेट की माने तो अमित शाह पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले चुनाव जीतने के लिए जासूसी तक कराई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनेताओं, न्यायाधीशों और लोगों के फोन पर जासूसी कराना देश के कई कानूनों का उल्लंघन है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इस तरह से देश के
लोगों का और खासकर जो लोग काफी इन्फ्लुएंसर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उन सभी के इस तरह से जासूसी कराना बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी पर खड़से ने भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हर्षवर्धन को बना दिया बलि का बकरा। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो इतनी ज्यादा जो मृत्यु हुई थी कोरोना काल में, क्या उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार नहीं थे? अगर नहीं थे तो उनको स्वास्थ्य मंत्री के पद से क्यों हटाया गया? ये सवाल है जिसका जवाब कम से कम बीजेपी के नेताओं को जरूर देना चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो बंगाल चुनाव के दौरान हुई थी प्रशांत किशोर की जासूसी 2018 में भी कोशिश की गई थी। रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हुए हैं। एक और अपडेट की माने तो पेगासस स्कैंडल यानी जासूसी मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वह इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए संभावित जासूसी के टारगेट में शामिल थी। इस मामले को लेकर रंजन गोगोई ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यानी उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस पर क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया है। लेकिन राज्यसभा के सांसद हैं तो अब कम से कम उनको खुलकर बताना चाहिए। वहीं पर दोस्तों बिजली के मुद्दे पर खुली बहस करेंगे। गोवा और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन को डिबेट के लिए चुनौती स्वीकार कर ली गई है। आपको बता दें दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल के द्वारा बिजली के मुद्दे पर खुली बहस करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अब सत्येंद्र जैन 26 जुलाई को गोवा जाएंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा में ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल द्वारा बिजली के मुद्दे पर खुली बहस करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अब सत्येंद्र जैन 26 जुलाई को गोवा जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में सरकार बनाने के लिए 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अब इस नेता को चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं तो बहस करना पड़ेगा, वरना जनता अब इस बात को लेकर और ज्यादा सवाल खड़े करेगी कि हमारे बिजली मंत्री ने पहले बयान दे दिया, चुनौती स्वीकार कर ली और जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता आए तो भाग गए। क्योंकि इससे पहले ऐसा ही गोवा में हुआ था जब मनीष सिसोदिया के द्वारा बहस की चुनौती दी गई थी, जो बाद में अपने बयान से पलट गए गोवा के मंत्री। क्या ऐसा भी एक बार फिर से करने वाले हैं, ये सवाल है। और एक और जानकारी की माने तो लोकसभा में पेगासस जासूसी खिलाफ मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। संसद की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए यानी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2024 पर नजर बनाए हुए ममता बनर्जी ने शहीद दिवस की रैली को लेकर बंगाल में बड़ी तैयारी की है। बंगाल के बाद अब बाहर के राज्यों को भी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पाने के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी शहीद दिवस यानी आज 21 जुलाई को नेशनल आउटरीच प्रोग्राम पर अमल करेंगी, जिसके साथ ही आज वह पूरे देश के अंदर कई सारे लोगों को संबोधित करने वाली है। 21 जुलाई यानी आज उनका भाषण पश्चिम बंगाल और 5 अन्य राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में कई स्थानों पर विशाल स्क्रीन के जरिए लाइव प्रसारित की जाएगी। इसमें दिल्ली के अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्र के अनुसार पार्टी मुख्यमंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि दिल्ली के स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ममता बनर्जी के भाषण को एक विशाल स्क्रीन पर प्रसारित करने की व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस की शुरुआत 1993 में युवा कांग्रेस की रैली में मारे गए 13 लोगों की स्मृति में एक वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर करती हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों 2024 में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा और अन्य पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। एक और जानकारी की माने तो फूलन देवी के सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे मुकेश सहनी। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी कहते हैं कि फूलन देवी हमारी आदर्श रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले उनका मानना है कि निषादों के लिए संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं उन सभी को लागू किया जाना चाहिए। वहीं पर दोस्तों हरियाणा के अंदर किसानों के आंदोलन का दौर बदस्तूर जारी है। हरियाणा से दिल्ली की तरफ भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के 200 प्रदर्शनकारी किसानों ने संसद कूच की तैयारी कर दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन अरेंज नहीं किए जाने को लेकर आरजेडी के एमपी मनोज झा ने बिना शिकायत बहुत कुछ कह डाला और जबरदस्त भाषण दिया है। इस दौरान दोस्तों बिहार से भी एक अपडेट है, जहां पर जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को भविष्य का सेनापति बताते हुए तेज प्रताप यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। और कुल मिलाकर लालू यादव जल्द ही पावर ट्रांसफर करने वाले हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी में बड़ा पद मिलने वाला है। ऐसे में सारी बड़ी अपडेट है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।